हम पठान यूसुफजई हैं और हमारे खून में मिलावट नहीं है। कि अमेरिका ने यह भी कहा कि अगर पाकिस्तान ने अपना एटमी प्रोग्राम चलाया तो हम पाकिस्तान को एक मिसाल बना देंगे। 10 साल में ही पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने कहा कि खुदा की कसम ये काम मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता कि इंडिया और इसराइल किसी भी वक्त पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के ऊपर हमला कर सकते हैं। मुशर्रफ ने यह कहा कि अब्दुल कदीर खान जो है वो मेरे घुटनों में गिर गए, रोने लग गए। डॉक्टर कदीर ने आपके घुटनों को हाथ लगाया? यस, रोते हुए? अच्छा। यहाँ तक कि अब्दुल कदीर खान को 14 महीनों तक अपनी फैमिली से मिलने तक नहीं दिया जा रहा था। उनकी आंखें सूजी हुई थी, उनकी जो जिल्द थी वो लटकी हुई थी कि उनकी खिदमत और कुर्बानियों के बावजूद उनको तनहा छोड़ दिया गया। आखिरी दिनों में जब वो वेंटिलेटर पर थे तो उनके मुंह से बहुत ज्यादा खून आया करता था। पाकिस्तान हुकूमत का कोई भी आला ओहदेदार आपके जनाजे तक में शरीक नहीं हुआ। डॉक्टर साहब, जिंदगी में किसी बात का पछतावा भी है? इस कौम के लिए काम करने का। आपका जन्म 1 अप्रैल 1936 को बरतानवी हिंदुस्तान की रियासत भोपाल में हुआ। अब जो भोपाल इलाका है ना, वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत इलाका है। अब्दुल कदीर खान उसे हिंदुस्तान का स्विट्ज़रलैंड कहते थे, क्योंकि वहाँ पर अगर आप जिस तरफ भी नज़र दौड़ाएंगे ना, आपको हर तरफ हरियाली नज़र आएगी, परिंदे चहचहाते नज़र आएंगे, यहाँ तक कि आपको जंगली जानवर भी वहाँ पर नज़र आएंगे। 17वीं सदी ईस्वी में दोस्त मोहम्मद खान ने मुगलिया दौर के अंदर भोपाल की बुनियाद रखी थी, क्योंकि उस दौर में वो पहले हुक्मरान थे जिन्होंने इसके ऊपर राज किया था। लेकिन बाद में जैसे ही हिंदुस्तान तकसीम हुआ तो 1949 में इसे हिंदुस्तान में शामिल कर दिया गया और आज ये मध्य प्रदेश का हिस्सा है। उस वक्त भोपाल के अंदर जो हिंदू थे वो मेजॉरिटी में थे, जबकि मुसलमान जो थे वो मिनॉरिटी में थे। लेकिन अब्दुल कदीर खान कहते हैं कि इसके बावजूद हमारा उनके साथ ताल्लुक बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त था। हम एक दूसरे को भाई तस्लीम करते थे, इवन कि एक दूसरे के घर के अंदर चले जाते, एक दूसरे के साथ खेलते, यहाँ तक कि एक दूसरे की इबादत गाहों में भी चले जाते थे। और आप कहते हैं कि जब हम छोटे होते थे तो हम सुबह फजर की नमाज़ पढ़ते थे, और फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद क्योंकि हमें पता होता था कि उस वक्त बाग के अंदर सारे के सारे जो सिक्योरिटी गार्ड हैं या जितने भी माली हैं वो सारे सो रहे होते थे, तो हम अपने दोस्तों को पकड़ते, जिसमें वो हिंदू भी होते थे, ईसाई भी होते थे, मुसलमान भी होते थे, तो हम बाग में जाते और वहाँ जाके खूब अमरूद, आम, अंगूर और बहुत सारे फल तोड़ते और मज़े से खाते। फिर जब रास्ते से वापस अपने घर की तरफ आ रहे होते थे तो उस दौर के अंदर वहाँ पर मकई की फसल भी बहुत ज़्यादा हुआ करती थी, तो रास्ते में वो मकई की फसल तोड़ के उसे भी घर आके पका के खूब खाया करते थे। आपके वालिद का नाम अब्दुल गफूर था और आपकी वालदा का नाम जुलेखा था। आपके वालिद एक उस्ताद थे और मोहल्ले के बच्चों को और यहाँ की गली के बच्चों को जो है वो फ्री ट्यूशन पढ़ाया करते थे, क्योंकि वो सोचते थे कि कहीं ना कहीं ये हिंदुस्तान का, ये इस मुल्क का मुस्तकबिल बनेंगे, इसीलिए वो उन बच्चों को आगे बढ़ाना चाहते थे। जबकि दूसरी तरफ उनकी वालदा जुलेखा वो एक हाउस वाइफ थी, लेकिन कुरान पाक के ऊपर उनको खूब अबूर था। तो इस तरह वो मोहल्ले के बच्चों को, गली के बच्चों को वो भी कुरान मजीद फ्री पढ़ाया करती थी और तर्जमे के साथ उन्हें दीन और मज़हब और यहाँ तक कि अहादीस की तालीम भी दिया करती थी। 1947 की पार्टीशन के बाद भोपाल में मौजूद बहुत सारे मुसलमान जो थे वो हिंदुस्तान को छोड़ के पाकिस्तान में चले गए, जिसमें अब्दुल कदीर खान के ख़ानदान में से उनके भाई शामिल थे। लेकिन कहीं ना कहीं अब्दुल कदीर खान ने भी अपने वालिद से कहा कि मुझे भी जो है वो पाकिस्तान जाना चाहिए और वहीं पर अपनी तालीम को जो है वो जारी रखना चाहिए। लेकिन आपके वालिद ने कहा कि आप मैट्रिक कर लें, उसके बाद आपके भाई जब वहां पर जाकर सेटल हो जाएंगे तो उसके बाद आप वहां पर चले जाइएगा। 1952 के अंदर अब्दुल कदीर खान ने अपनी मैट्रिक भी कंप्लीट कर ली और इसी साल आप हिंदुस्तान छोड़ के पाकिस्तान के शहर कराची में आ बसे। कराची पहुंचकर आपको इतनी ज़्यादा दिक्कत महसूस नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पर आपके भाई पहले ही से अच्छे खासे कारोबार कर रहे थे और अच्छे खासे सेटल थे। अब्दुल कदीर खान ने डीजी सिंध गवर्नमेंट साइंस कॉलेज के अंदर एडमिशन ले लिया और वहाँ पर अपनी तालीम जारी रखी। उसके बाद आपने कराची यूनिवर्सिटी से बीएससी फिज़िक्स की। फिर आपने सोचा कि मुझे कहीं ना कहीं अपने पैरों के ऊपर खड़ा होना चाहिए और मुझे कुछ अपना करना चाहिए ताकि मैं किसी के सहारे ना रह सकूं। खैर, आपने कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन के अंदर एज अ इंस्पेक्टर के जॉब करना शुरू कर दी और वो जॉब आपने 4 सालों तक की। लेकिन उसके बाद आपका दिल नहीं करता था कि मैं ये जॉब करूँ, क्योंकि आप कुछ अलग करना चाहते थे। आप चाहते थे कि मैं इस दुनिया में आया हूँ तो मैं इस दुनिया में कुछ चेंज लाना चाहता हूँ, मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि लोगों की ज़िंदगियों में कोई फ़र्क पड़े।
मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ कि लोग मुझे एक लंबे अरसे तक याद करें। खैर, आपने फैसला किया कि मैं बाहर जाऊंगा और बाहर से आला तालीम हासिल करूंगा। उसके बाद 1961 के अंदर आप वेस्टर्न बर्लिन पहुंचे, जहां पर आपने टेक्निकल यूनिवर्सिटी बर्लिन के अंदर एडमिशन ले लिया और वहां पर मेटलर्जी की तालीम हासिल करना शुरू कर दी। लेकिन वहां पर जो खर्चे थे वो बहुत ज़्यादा थे और उनको अफोर्ड करना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा था। यहाँ तक कि आप वहां पर छुट्टियों के अंदर मजदूरी करना शुरू कर दी और उस मजदूरी के दौरान जितने भी पैसे जमा होते वो आपकी साल भर की तालीम को मज़ीद कंटिन्यू रखने के लिए काम आते थे। मजदूरी करके तालीम हासिल की। मैंने लिया कुछ नहीं और दे दिया सब कुछ। इसी तरह आप छुट्टियों के अंदर मजदूरी किया करते थे और फिर साल भर तालीम हासिल किया करते थे। आप अक्सर जो है वो हॉलैंड में चले जाया करते थे और वहाँ पर अपनी छुट्टियाँ गुजार लिया करते थे। फिर एक दफ़ा जब आपने छुट्टियाँ गुजारने का फैसला हॉलैंड में किया तो जब आप वहाँ पहुँचे तो आप अक्सर जो है वो अपनी बहन को जो है ना पोस्ट कार्ड भेजा करते थे। तो आप दुकानदार के पास गए, आपने उनसे पोस्ट कार्ड लिया और उसमें कुछ पोस्ट लिखी वगैरह और अपनी बहन को भेजने के लिए उन्होंने दुकानदार से कहा कि आपके पास जो है वो पाकिस्तान की टिकट है। तो दुकानदार ने कहा जी नहीं, मेरे पास टिकट नहीं है। अब्दुल कदीर खान परेशान हो गए क्योंकि उस वक्त शॉप जो थी वो काफ़ी दूर थी। तो अब्दुल कदीर खान देख लें शायद आपके पास हो, लेकिन दुकानदार ने फिर कहा जी नहीं, मेरे पास नहीं है। तभी पीछे से अब्दुल कदीर खान के एक आवाज़ आई जो कि एक लड़की की आवाज़ थी। अब्दुल कदीर खान तभी पीछे मुड़े तो देखा एक डच खातून थी जो कि जवान थी। उन्होंने अब्दुल कदीर खान की तरफ मुखातिब होकर कहा, देखें क्या आप पाकिस्तान से हैं? तो अब्दुल कदीर ने कहा जी जी मैं पाकिस्तान से हूँ। और क्या आप पाकिस्तान की टिकट तलाश कर रहे हैं? तो अब्दुल कदीर खान ने कहा हाँ जी जी मैं पाकिस्तान की टिकट तलाश कर रहा हूँ। खैर, उस लड़की ने अपने पर्स से वो टिकट निकाली और अब्दुल कदीर खान को दे दी। अब्दुल कदीर खान ने वो टिकट पकड़ी और खुश हो गए। अब्दुल कदीर खान ने कहा कि देखें मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, मैं कितने पैसे हो गए मुझे बता दीजिए। उस लड़की ने कहा देखें मुझे पैसों की कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपको इसकी ज़रूरत थी, मैंने आपको दे दी। फिर दोनों ने एक दूसरे का तारुफ करवाया। जब उस लड़की ने अब्दुल कदीर खान साहब से पूछा कि आप कहाँ से आए हैं और आप यहाँ पर क्या लेने आए हैं, तो अब्दुल कदीर खान साहब ने कहा कि असल में मैं पाकिस्तान से यहाँ पर तालीम हासिल करने आया हूँ और हॉलैंड में तो मैं सिर्फ छुट्टियाँ गुजारने आया हूँ और यहाँ आके मैं अक्सर अपनी बहन को पोस्ट कार्ड भेज दिया करता था, इसलिए मुझे टिकट की ज़रूरत थी, तो आपसे जो है वो मुझे मिल गई और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर अब्दुल कदीर खान ने जब उस लड़की से पूछा कि आप कहाँ की हैं और आप यहाँ पर क्या करती हैं, तो उस लड़की ने कहा कि पास ही यूनिवर्सिटी है, वहाँ पर मैं तालीम हासिल करती हूँ। फिर मज़ीद गुफ्तगू के लिए खान साहब ने उनसे जो है वो उनका कार्ड मांग लिया और उस लड़की ने उनको कार्ड भी दे दिया। और आप क्या करते हैं कि मैं यहीं पढ़ रही हूँ। मैं कहा तो कार्ड मार दे दे, मैं आपको ख़त मत लिख दूँगा। फिर मैं वापस गया, मैंने शुक्रिया का ख़त लिखा। बस तरह हमारी थोड़ी सी करस्पॉन्डेंस हुई, फिर वो बर्लिन आई मुझसे मिलने और वहाँ पर उन्होंने काफ़ी जो है वो गुफ्तगू करने के बाद फ़ैसला किया कि अब हमें जो है वो इंगेजमेंट कर लेनी चाहिए। लेकिन खान साहब जो थे थोड़े से रवायाती इंसान थे, क्योंकि पाकिस्तान में थोड़ा सा रवाज ज़रा डिफरेंट था, क्योंकि वो तो एक डच खातून थी, वहाँ तो उनको इजाज़त लेने की ज़रूरत भी नहीं थी। लेकिन खान साहब चाहते थे कि मैं अपने घर वालों से इजाज़त लूँ। खान साहब ने अपनी माँ को ख़त लिखा और कहा कि मुझे एक यहाँ पर लड़की पसंद आई है जिसका नाम हेनरीना है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, आप इस मामले में क्या कहती हैं? तो उसकी माँ ने जवाबन ख़त में कहा कि देखो बेटा, ये तुम्हारी ज़िंदगी है, अगर तुम्हें वो लड़की पसंद आई है तो तुम उससे शादी कर लो, क्योंकि तुमने उसके साथ सारी उम्र गुजारनी है, हमने नहीं। खैर, अब्दुल कदीर खान ने वैसा ही किया। पहले तो उनके साथ एंगेजमेंट की, फिर 9 मार्च 1964 को आपने पाकिस्तान एम्बेसी के अंदर उस लड़की के साथ निकाह कर लिया और आपका निकाह जो था वो कुदरतुल्लाह शहाब ने पढ़ाया, जो कि पाकिस्तान का एम्बेसडर था नेदरलैंड के अंदर, जो कि एक मायानाज शख्सियत है जिसने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं। शादी के बाद आप अपनी बीवी के साथ हॉलैंड में शिफ्ट हो गए, लेकिन आप अब सोच रहे थे, क्योंकि पहले तो मैं खुद अपने खर्चे बड़ी मुश्किल से जो है वो कर रहा था पूरे, तो अब तो शादी भी हो चुकी है, अब बीवी भी है, तो उसके खर्चे भी पूरे करने। आपने फ़ैसला किया कि अब मुझे जॉब कर लेनी चाहिए। खैर, 1965 के अंदर अब्दुल कदीर खान जो थे वो कराची आए और वहाँ आकर आपने कराची न्यू स्टील मिल के अंदर आपने अप्लाई कर दिया ताकि मुझे जॉब मिल सके। लेकिन स्टील मिल वालों ने आपको ये कहकर रिजेक्ट कर दिया कि यहाँ पर सीटें फिल है और यहाँ पर मज़ीद जो है वो लोगों के लिए कोई जगह नहीं है, तो हम आपको जॉब पर नहीं रख सकते।
खैर अब्दुल कदीर खान खासे मायूस हुए, लेकिन शायद कुदरत का फैसला कुछ और ही था, क्योंकि अब्दुल कदीर खान साहब ये सोच भी नहीं सकते थे कि कुदरत उनसे एक बहुत बड़ा काम लेने वाली है, एक ऐसा काम जिसकी वजह से वो ज़िंदगी भर लोगों के दिलों में रहेंगे, दिमागों में रहेंगे। खैर अब्दुल कदीर खान 1965 के अंदर वापस नेदरलैंड आ गए और फिर आपने डेल्फ्ट यूनिवर्सिटी नेदरलैंड के अंदर एडमिशन ले लिया, जहां पर आपने मेटलर्जी की तालीम हासिल करना शुरू कर दी। 1967 ही के अंदर डॉक्टरेट की डिग्री हासिल करने के लिए आपको डिफरेंट यूनिवर्सिटी से ऑफर्स होने लग गई, जिसमें बरतानिया, अमेरिका और बहुत सारी यूनिवर्सिटी शामिल है। फिर बहुत से ऑफर थे मेरे पास, इंग्लैंड से, अमेरिका से, वो पीएचडी करने के जी। लेकिन मुझे बेल्जियम से एक ऑफर आया बहुत अच्छा, फिर हम बेल्जियम चले गए, क्योंकि ये अपने वालिदैन की अकेली बेटी थी और वो हालैंड में रहते थे। तो बेल्जियम हमें बड़ा अच्छा लगा कि करीब है, तो 1 घंटे में आने जाना था हालैंड से, तो फिर मैंने वहाँ से पीएचडी की। 1972 के अंदर अब्दुल कदीर खान फिजिक्स डायनेमिक्स रिसर्च लेबोरेटरी ज्वाइन कर लेते हैं, जो यूरेनको की सब कॉन्ट्रैक्टर थी। अब यूरेनको जो है वो एक ऐसी कंपनी थी जिसे 3 मुल्क मिलकर चला रहे थे, जिसमें डच, जर्मन और ब्रिटिश शामिल थे। ये एक ऐसी कंपनी थी जिसमें एटम बम में यूज़ होने वाला फ्यूल जो है वो बनाया जाता था, या फिर वो डिवाइसेस बनाए जाते थे जो उस फ्यूल को बनाते हैं जो एटम बम में यूज़ होता है। खैर अब्दुल कदीर खान को जो है वो FDO यानी कि फिजिक्स डायनेमिक रिसर्च लेबोरेटरी में काम मिल जाता है और आप वहाँ पर काम शुरू कर देते हैं। लेकिन आपकी कमाल की काबिलियत की वजह से और कमाल की लॉयल्टी की वजह से आपको यूरेनको शिफ्ट कर दिया जाता है। हालांकि यूरेनको जो है वो उसकी मेन ब्रांच है। यूरेनको के अंदर फिर आप जो है वो हर तरह की लैंग्वेज जो है वो बोल सकते थे, जिसमें जर्मन, जिसमें फ्रेंच, जिसमें पर्शियन, इंग्लिश, सब ज़ुबानें जो है वो शामिल थी। फ्रेंच जो है वो इंग्लिश नहीं समझता और इंग्लिश जो है वो फ्रेंच नहीं समझता, फ्रेंच जो है वो जर्मन नहीं समझता, जर्मन जो है वो इंग्लिश नहीं समझता। तो इनको बुला के वो सारी ड्राइंग, सारी रिपोर्ट, सारे डाटा ट्रांसलेट कराते थे। लेकिन डॉक्टर साहब वाहिद आदमी थे, चूँकि इनको अबूर था इन लैंग्वेजेस। आपकी इसी काबिलियत की वजह से आपको यूरेनको के अंदर जॉब मिली, क्योंकि जब भी कोई जर्मन रिसर्चर अपनी रिसर्च लेके आता था तो आप उस रिसर्च को इंग्लिश के अंदर या फिर फ्रेंच के अंदर या फिर डच के अंदर उसको जो है वो ट्रांसलेट करके दे देते थे। या फिर किसी भी और मुल्क का कोई शहरी या फिर कोई रिसर्चर रिसर्च लेके आता था तो आप उस रिसर्च को उस रिसर्च में तब्दील कर देते थे जो यूरेनको चाहता था, और इसी वजह से आपको वहाँ पर एक आला ओहदे पर जो है वो काम मिल गया, और यहाँ तक कि आपको उनके हसास डॉक्यूमेंट्स तक भी रिसाई मिल गई। आपके ऊपर जो है वो सिक्योरिटी उन्होंने बहुत ज़्यादा कम तैनात कर रखी थी, क्योंकि आप उनके एक लॉयल बंदे बन गए थे। आपने वहाँ पर एक चीज़ सीख ली। आपको यहाँ तक कि ये पता चल गया था कि सेंट्रीफ्यूज का डिज़ाइन कैसा होता है, सेंट्रीफ्यूज को बनाया कैसे जा सकता है, या फिर यूरेनियम की एनरिचमेंट कैसे होती है। अब आप यहाँ सोच रहे होंगे कि यूरेनियम की एनरिचमेंट क्या होती है या फिर सेंट्रीफ्यूज क्या होता है। बहुत ही आसान है। एटम बम चलाने के लिए जिस फ्यूल की ज़रूरत होती है वो एनरिच यूरेनियम ही होती है, और फिर उस एनरिच यूरेनियम को बनाने के लिए जिस डिवाइस की ज़रूरत होती है वो सेंट्रीफ्यूज होता है। अब होता क्या है, जो कुदरती तौर पे ज़मीन से यूरेनियम निकलती है ना, उससे एटम बम नहीं चल सकता, तो उस यूरेनियम को मज़ीद जो है वो सेंट्रीफ्यूज के अंदर डाला जाता है। फिर सेंट्रीफ्यूज जो है वो तकरीबन 65,000 से लेके 1,00,000 रेवोल्यूशन पर मिनट के हिसाब से घूमता है। फिर वो जो उसके अंदर कुदरती यूरेनियम होती है, वो यूरेनियम जो है वो यूरेनियम 238 और यूरेनियम 235 में तब्दील हो जाती है। फिर वो यूरेनियम बाहर निकाल ली जाती है, यानी कि एनरिच यूरेनियम जिसकी ज़रूरत होती है एटम बम में फ्यूल के तौर पे, और सेंट्रीफ्यूज यही काम करता है कि कुदरती जो यूरेनियम है उसको एनरिच यूरेनियम में तब्दील कर देता है, और फिर बाद में यही यूरेनियम एटम बम के अंदर फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल होती है। फिर दिन आता है 18 मई 1974। हिंदुस्तान राजस्थान के अंदर अपना पहला एटमी धमाका करता है, जो दुनिया भर के साथ साथ पाकिस्तान के आला ओहदेदारों को हैरान करके रख देता है, क्योंकि पाकिस्तान अब खतरे में बढ़ चुका था। इसकी वजह यह थी कि पहले जितनी भी जंगें होती थी वो सारी जो है वो एटमी जंगें नहीं थी, लेकिन अब हिंदुस्तान का पलड़ा जो था वो एटमी धमाके की वजह से पाकिस्तान से भारी हो चुका था। हिंदुस्तान अब पाकिस्तान से ज़्यादा ताकतवर हो चुका था,
और पाकिस्तान का वजूद खतरे में आ चुका था। लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जिन्होंने पाकिस्तान के एटॉमिक एनर्जी कमीशन से कहा कि मुझे अब कैसे भी करके बॉम्ब चाहिए क्योंकि हमारा वजूद खतरे में है, अगर हम बॉम्ब नहीं बनाएंगे तो हम तबाह हो जाएंगे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कहा कि अब कैसे भी करके, चाहे हमें पत्ते खाने पड़े या भूखा रहना पड़े, हमें एटम बॉम्ब बनाना है। तभी पाकिस्तान की जितनी भी एजेंसीज थी, जितने भी कमीशंस थे, जितने भी अदारे थे, सारे के सारे अलर्ट हो गए और एटम बॉम्ब बनाने की जद्दोजहद में लग गए कि किसी तरह भी हमें एटम बॉम्ब बनाना है, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। उस वक्त पाकिस्तान का एक अदारा पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन एटम बॉम्ब बनाने की जद्दोजहद में था, जिसकी सरबराही जो थे वो मुनीर अहमद खान कर रहे थे। लेकिन वो एटम बॉम्ब जो था वो प्लूटोनियम के बेस के ऊपर बना रहे थे, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल प्रोसेस होता है, जिसमें एक बाकायदा रीप्रोसेसिंग प्लांट लगाना पड़ता है जो कि बहुत ही ज़्यादा महंगा होता है। और अगर वो इस तरीके से एटम बॉम्ब बनाने लग जाते तो उन्हें कम से कम 50 या 60 साल लग जाते। लेकिन पाकिस्तान के पास इतना वक्त नहीं था। लेकिन जब इस चीज की खबर अब्दुल कदीर खान साहब को मिली कि हिंदुस्तान अपना पहला एटमी धमाका कर चुका है, तो उन्होंने पाकिस्तान एम्बेसी जो कि नीदरलैंड में मौजूद थी उनसे राब्ता किया कि मुझे पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में जॉब चाहिए क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं। लेकिन उस एम्बेसी ने आपको कहा कि देखिए वहाँ पर जॉब मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, और ये कह के उनकी बात को इग्नोर कर दिया। फिर आपने भुट्टो को एक खत लिखा जिसमें आपने ये कहा कि मेरे पास कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जिसकी वजह से मैं एटम बम बना सकता हूँ। लेकिन आपके उस खत को किसी ने नहीं पढ़ा और उसको अननोटिस कर दिया गया। लेकिन फिर सितंबर 1974 को आपने दोबारा खत लिखा। इस दफ़ा ये खत भुट्टो साहब के हाथ लगा और उसमें ये लिखा हुआ था कि मैं डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, मेरे पास एक ऐसे आइडियाज़ है, ऐसी सोच और ऐसी टेक्निक है कि जिससे हम कम से कम अरसे में एटम बॉम्ब बना सकते हैं। जैसे ही भुट्टो साहब ने वो खत पढ़ा तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने कहा कि मुझे किसी भी कीमत पर ये बंदा चाहिए। और फिर अब्दुल कदीर खान के ऊपर एक सिक्योरिटी चेक लगा दे गया कि चेक किया जाए कि आया कि ये बंदा वाकई लॉयल है या फिर ये किसी एजेंसी का बंदा है जो हमें धोखा दे रहा है। खैर, उसके बाद अब्दुल कदीर खान साहब के ऊपर एक सिक्योरिटी चेक लगा दिया गया और बशीरुद्दीन शाह की जो है वो सरबराही में अब्दुल कदीर खान साहब से कुछ गुफ्तगू भी की गई इस हवाले से। फिर दिसंबर 1974 को डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पाकिस्तान पहुंच जाते हैं और एयरपोर्ट से सीधा टैक्सी पकड़ के पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटरीट पहुंच जाते हैं। उस वक्त वहां पर डिफेंस सेक्रेटरी गुलाम इसहाक खान, फॉरेन ऑफिस डिप्लोमेट आगा शाहिद, वज़ीर ख़जाना मुबश्शिर हसन और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो मौजूद थे। अब्दुल कदीर खान साहब ने अपनी बात का आगाज़ करते हुए कहा कि मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिस पर मैंने कई सालों तक रिसर्च की है और कई सालों तक उसको सीखा है और समझा है, और वो तरीका है सेंट्रीफ्यूजेस को इस्तेमाल करके यूरेनियम की एनरिचमेंट करके एटम बॉम्ब बनाना। और ये तरीका बहुत ही जल्दी हमें एटम बॉम्ब बनाकर दे सकता है, क्योंकि अब्दुल कदीर खान साहब को इसके ऊपर खासा तजुर्बा भी था, क्योंकि यूनिको के अंदर वो इसके ऊपर खासा काम कर चुके थे। खैर, जैसे ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने उनकी ये बात सुनी तो उन्होंने एक जुमला कहा, ही सीम्स टू मेक सेंस। साल 1976 डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन को ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन वहाँ पर उनका एक्सपीरियंस जो था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, क्योंकि वहाँ पर जितने भी लोग थे वो दिल लगाकर काम नहीं कर रहे थे। सारे के सारे लोग जो थे उनका फोकस सिर्फ और सिर्फ प्लूटोनियम बेसिस के ऊपर एटम बॉम्ब बनाने की तरफ था, जो कि एक बहुत बड़ा प्रोसेस है और इस पर कम से कम 60 या 70 साल लग सकते थे। लेकिन वो उस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं सोच रहे थे जिस चीज़ का इल्म डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को था। उसके अलावा उनकी जो रिहाइश थी वो एक बैकवर्ड एरिया में जो है उन्हें शिफ्ट कर दिया गया, जहाँ पर सड़कें जो थी वो टूटी हुई थी और वहाँ का उनका घर जो था वहाँ फर्नीचर तक नहीं था, यहाँ तक कि ना कार थी ना ड्राइवर था और बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड तक नहीं था। बारिश हो रही हो बढ़ती हो, बच्चों के लिए खेलने की जगह नहीं, कोई फर्नीचर नहीं हमारे पास, बिस्तर नहीं, पर्दे नहीं, कुछ नहीं। बहरहाल हमने गुजारा किया और पैसे हमारे जो कुछ थे हम हाईलैंड में छोड़ आए थे। उन्होंने मुनीर अहमद खान जो कि उस वक्त पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के चेयरमैन थे, उनको ये ख़त लिखा
कि जनाब इस अदारे के अंदर कोई काम ठीक तरीके से नहीं कर रहा और कोई भी काम ठीक नहीं हो रहा, ऐसे कर रहे हैं जैसे कि कोई गुजरांवाले की वर्कशॉप है और सारे वहाँ काम कर रहे हैं। तो ये कोई आला लेवल का काम नज़र नहीं आ रहा और मुझे नहीं लगता इस तरह पाकिस्तान एटम बम बना पाएगा। लेकिन मुनीर अहमद खान साहब ने उनको बिल्कुल भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। खैर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब और ज़्यादा मायूस हुए। फिर उन्होंने क्या किया, वो खत जो उन्होंने मुनीर अहमद खान साहब को लिखा था उसकी कॉपी ली और उसको उस खत के साथ अटैच किया जो उन्होंने जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब को भेजा। और उस खत में उन्होंने लिखा कि यहाँ पर मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, यहाँ पर लोग बिल्कुल ही लो दर्जे के हिसाब से काम कर रहे हैं और कोई भी जो है वो दिल लगाकर काम नहीं कर रहा। खैर फिर अगले ही दिन भुट्टो साहब ने आपसे मुलाकात की तो आपने फिर भुट्टो साहब को मुखातब होकर कहा, देखिए यहाँ पर कोई भी काम वैसा नहीं हो रहा जैसा आप चाहते थे और अगर इसी तरह काम होता रहा तो कभी भी पाकिस्तान एटॉमिक बॉम्ब नहीं बना सकता। और ऊपर से मेरा मुस्तकबिल भी तबाह हो रहा है। मेरा वहाँ पर इतना मुस्तकबिल था, मैं एक प्रोफेसर बनना चाहता था, वहाँ पर मैं बहुत कुछ कर सकता था और अब मैं चाहता हूँ कि मैं वहाँ जाऊँ और अपनी सारी ज़िंदगी वहाँ गुजारूँ और मैं यहाँ एक मिनट भी नहीं रह सकता। तो जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब ने उनकी तरफ देखा और कहा, देखो तुम यहीं रहो क्योंकि पाकिस्तान को तुम्हारी ज़रूरत है, मत जाओ। अगर तुम चले गए तो पाकिस्तान खतरे में पड़ सकता है। ये वो हालात है जिसमें हम सबको मिलके काम करना होगा। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब की तरफ देखा और उनको कहा, ठीक है, मैं घर जाके पूछूंगा और फिर कल को आपको जवाब दूंगा। फिर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब अपने घर आए और सारा वाक़या अपनी बेगम को बताया। तो पूछा कि कैसी मुलाकात रही, तो मैंने कहा मुलाकात अच्छी रही बहुत। मैंने कहा एक अजीब सी बात कही उन्होंने। तो कहनी क्या, मैंने कहा वो कहते हैं कि मत जाओ रुक जाओ। तो दिमाग ख़राब हुआ है तो हमारी इतनी आला दर्जे की नौकरी है, इतनी सहूलतें हैं, तुम पूरे यूरोप में सफ़र करते हो, अमेरिका का सफ़र करते हो, तुम प्रोफेसरशिप के ऑफ़र हैं, इतना ब्राइट फ्यूचर है तुम्हारा। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने कहा, लेकिन पाकिस्तान। उसके बाद वो खामोश हो गए। फिर आपकी बेगम ने उनकी तरफ देखा और उनका हाथ पकड़ के नीचे बैठ गई और कहा, देखो मुझे तुम्हारी दो बातें बहुत ज़्यादा पसंद हैं। एक ये कि तुम झूठ नहीं बोलते और दूसरी ये कि तुम बहुत ज़्यादा रहम दिल हो, तुम हर किसी की मदद करने को तैयार हो जाते हो। फिर उन्होंने बहुत ही ज़्यादा आराम से अब्दुल कदीर खान साहब को कहा कि क्या तुम्हारे इस यहाँ रहने से पाकिस्तान को कोई फ़ायदा पहुँच सकता है। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने कहा कि खुदा की कसम ये काम मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, चाहे पूरी दुनिया का कोई भी शख्स हो, ये काम वो पाकिस्तान के लिए अकेला नहीं कर सकता है, ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। फिर उनकी बेगम ने कहा, ठीक है, आज से हम यही रहेंगे और तुम यहीं अपने मुल्क के लिए, पाकिस्तान के लिए वो काम करके दिखाओगे जिसकी तुम्हारे मुल्क को इस वक्त ज़रूरत है। फिर आपकी बेगम ने कहा, मैं वापस नीदरलैंड जाके अपने वालिदैन को समझाने की कोशिश करूंगी कि मेरा पाकिस्तान के अंदर दिल लग गया है और वहाँ के मौसम बहुत अच्छे हैं, वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, हम वहीं रहेंगे और हम आपको जो है ना वो सर्दियों में आप हमारे पास आ जाया करिएगा और गर्मियों में हम सारा ख़ानदान जो है वो आपको मिलने आ जाया करेंगे। फिर आपने जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब से मुलाकात की और कहा कि ठीक है, मैं अपने पाकिस्तान के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन मैं इन लोगों के साथ इस तरह काम नहीं कर सकूंगा क्योंकि इस तरह तो हम कभी भी एटॉमिक बॉम्ब नहीं बना सकेंगे। फिर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को जुल्फ़कार अली भुट्टो ने मुखातिब करते हुए कहा, ठीक है, आप मुझे सिर्फ 2 दिन दें, 2 दिन बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसके बाद एक मीटिंग रखी गई फ़ॉरेन ऑफिस के अंदर जिसके सरबराही जो थे वो ग़ुलाम शाह साहिब और आगा शाही कर रहे थे। उन्होंने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को कहा कि देखें, हम आपके सामने एक पेशकश रखते हैं, हम आपको पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन का चेयरमैन बनाने के लिए तैयार हो गए हैं, क्या आप उसका चेयरमैन बनना चाहते हैं। लेकिन डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब ने उनको मना कर दिया और कहा कि इस तरह तो पूरी दुनिया के कान खड़े हो जाएंगे क्योंकि दुनिया जानती है कि मेरे पास ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है, एक ऐसी क्या टेक्निक है जिसकी वजह से पाकिस्तान कहाँ पहुँच सकता है। तो इसीलिए आप इस तरह करें, मुझे इसका चेयरमैन ना बनाएं बल्कि एक अलग अदारा कायम कर दें और इस प्रोजेक्ट को पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन से बिल्कुल अलहदा कर दें। फिर वैसा ही हुआ। पाकिस्तान के शहर कोहोटा के अंदर एक अदारा कायम किया गया जिसका नाम था ERL,
जिसकी सरबराही जो थी वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान कर रहे थे और इस प्रोजेक्ट को 706 प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। और ये प्रोजेक्ट जो था वो मिलिट्री और प्राइम मिनिस्टर के अंडर था, जिसकी सारी निगरानी जो थी वो आगा शाही और गुलाम शाह साहब और बाकी दूसरे जो है वो ओहदेदारान कर रहे थे और इसको जो है वो अब्दुल कदीर खान साहब हेड कर रहे थे। इस अदारे के बनने के बाद अब्दुल कदीर खान साहब ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। अब्दुल कदीर खान साहब ने पूरे मुल्क में से सबसे ज़्यादा काबिल लोग तलाश करना शुरू कर दिए। पूरी दुनिया भर से उन साइंटिस्ट को तलाश करना शुरू कर दिया जो पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं और काबिल हैं। आपने डिफरेंट किस्म के साइंटिस्ट को बुलाया, उनकी इन्वेस्टिगेशन की। मैं पहला इंजीनियर था जो बाहर से आया था, अमेरिका से। इन्होंने बाहर से काफ़ी लोग लेके आए थे, यूरोप से, अमेरिका से, कनाडा से, जापान से। तो मैं पहला पाकिस्तानी था जिसको अमेरिका से, तो इनको ये फिक्र थी कि कहीं ये एजेंट ना हो। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को इस चीज़ से बिल्कुल भी गर्ज नहीं थी कि आप PRL में काम करें या फिर पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में काम करें, इससे उनको कोई गर्ज नहीं थी। वो चाहते थे कि किसी भी तरह एटम बॉम्ब बनाया जाए, पाकिस्तान के लिए एटम बॉम्ब बनाया जाए, चाहे आपको इसके लिए जो भी करना पड़े, चाहे आपको जो भी देना पड़े, जिस चीज़ की भी आपको ज़रूरत हो हम आपको देंगे, चाहे हमको भूखा ही क्यों ना रहना पड़े। अब ERL को चलाने के लिए सालाना $25 मिलियन की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि उसी के अंदर सारा कुछ मैनेज होता था, सारे सप्लाई, सारी चीज़ें उसमें आती थी, सारी उसमें कंस्ट्रक्शन होती थी, सारी चीज़ें उसमें मैनेज होती थी, यहाँ तक कि सबकी तनख्वाहें जो थी वो उसी में से दी जाती थी। तनख्वाह इन्होंने मुझे 6 महीने बाद 3000 रुपये दी तनख्वाह। खैर, अब्दुल कदीर खान साहब ने जब वहाँ पर कोहटा में एक हाल बनाना शुरू किया जिसमें उन सेंट्रीफ्यूजेस को फिट किया जाना था, अब अगर उस हाल के अंदर 2 या 3 सेंट्रीफ्यूजेस भी कम रह जाते तो उस सारे के सारे हाल को गिराकर एक नया हाल बनाना पड़ता था। और ये उन्होंने तकरीबन 3 या 4 दफ़ा किया और चौथी दफ़ा जाकर एक नया हाल बना जिसमें सारे के सारे सेंट्रीफ्यूजेस फिट आ गए। अब यही मुश्किल जो थी वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को भी शुरू में बहुत ज़्यादा पेश आई, क्योंकि वो सारे के सारे सेंट्रीफ्यूजेस जो थे वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के बनाए हुए थे, जिसकी वजह से जब यूरेनियम को उसके अंदर डालते थे, अब यूरेनियम को जो है वो एनरिच करने के लिए कम से कम उस सेंट्रीफ्यूज को 65,000 से लेके 1,00,000 RPM तक घूमना पड़ता था। लेकिन वो क्या होता था, वो सिर्फ 40,000 RPM पर भी सारे के सारे सेंट्रीफ्यूज जो थे वो टूटना शुरू हो जाते थे। अब ये अब्दुल कदीर खान साहब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज था। फिर उन्होंने क्या किया, एक ख़ास किस्म की जो है ना वो स्टील मंगवाई जो 1,00,000 या 65,000 RPM पर भी नहीं टूटती थी। अब्दुल कदीर खान साहब ने इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए दिन रात एक कर दिए। वो खूब मेहनत करते और सारे के सारे साइंटिस्ट के साथ मिलकर लगातार काम करते रहते, यहाँ तक कि अगर साइन करवाने हो, चीज़ों को डील करना हो, सामान मंगवाना हो, सारा का सारा काम वो खुद करते और वो एक 1 मैन आर्मी बन चुके थे। यहाँ तक कि जब भी वो किसी साइंटिस्ट के ज़िम्मे कोई काम लगाते और कहते कि जब तुमने ये काम कंप्लीट कर लिया तो तुमने मुझे लाजमी कॉल करनी है। खैर, फिर वो अपने घर चले जाते और यहाँ तक कि अगर आधी रात को भी कॉल आती कि काम हो गया तो वो गाड़ी उठाते और ख़ुद ड्राइव करके वहाँ पर लैब में पहुँचते। अब वहाँ जाके वो ये नहीं कहते थे कि काम हुआ या नहीं हुआ, बल्कि वो क्या करते, 2 कॉफ़ी बनाते, एक कॉफ़ी उस साइंटिस्ट को देते और दूसरी कॉफ़ी वो खुद पकड़ते और कहते और सुनाओ क्या हाल है। फिर वो उस काम के बारे में नहीं पूछते क्योंकि उनको पता था वो काम हो चुका है। कोहटा के अंदर काम इतनी तेज़ी से हो रहा था कि दुनिया भर के कान खड़े हो रहे थे। यहाँ तक कि CIA ने अमेरिका को कहा कि कोहटा के अंदर कुछ अजीब हो रहा है। खैर, अब जुल्फ़िकार अली भुट्टो समझ चुके थे कि अगर किसी को थोड़ी सी भी कोहटा के अंदर होने वाले प्रोजेक्ट की या फिर पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम की भनक लग गई तो पाकिस्तान का ये प्रोग्राम खतरे में पड़ जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, एक बड़ी कमाल की गेम खेली। उन्होंने पूरी दुनिया का ध्यान कोहटा से हटाकर एक प्लूटोनियम के प्लांट पर लगा दिया, क्योंकि उन्होंने कहा फ्रांस से कि हम आपसे प्लूटोनियम का प्लांट चाहते हैं, क्योंकि हम पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी जो है वो जनरेट करना चाहते हैं और बिजली वगैरह पैदा करना चाहते हैं और ये फलाने कुछ प्रोजेक्ट्स हैं और वगैरह वगैरह। तो सारी दुनिया का ध्यान जो है वो प्लूटोनियम की तरफ हो गया कि पाकिस्तान तो प्लूटोनियम पे काम कर रहा है। खैर, पूरी दुनिया ने फ्रांस के ऊपर ये फोर्स लगाई और पूरी दुनिया ने फ्रांस
के ऊपर ये दबाव डाला कि आप पाकिस्तान की बिल्कुल भी मदद नहीं करेंगे, और वैसा ही हुआ जैसे कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पता था। यहाँ तक कि CIA की रिपोर्ट के मुताबिक जो फ्रांस था उनको पूरी दुनिया ने 300 के करीब मेमो भेजे कि आप पाकिस्तान को प्लूटोनियम नहीं देंगे। फिर 1977 में जब मार्शल लॉ लगा तो ज़िया ने पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन और ERL को अपने अंडर कर लिया, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं इन प्रोग्राम्स की हमायत ही कर रहे थे, क्योंकि वो जानते थे कि खित्ते में पाकिस्तान हिंदुस्तान के सामने अनबैलेंस्ड है और एक एटम बॉम्ब ही है जो उन्हें बैलेंस कर सकता है। वो पाकिस्तान के इन प्रोग्राम्स की खूब हमायत करते और जिस चीज़ की उन्हें ज़रूरत होती उनको प्रोवाइड करते। बिल्कुल जुल्फ़िकार अली भुट्टो ही की तरह वो नहीं चाहते थे कि दुनिया को इन प्रोग्राम्स की भनक लगे। वो अक्सर ERL लैब में जाया करते थे, लेकिन वो कभी भी दिन में नहीं जाया करते थे, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि दुनिया को इस चीज़ की खबर मिले। वो छुपके से ERL में जाया करते थे। एक दिन जब वो उन लैब्स में गए तो उन्होंने देखा कि सारी टेक्नोलॉजी जो थी वो जदीद थी, सब कुछ बड़े एक जदीद अंदाज में हो रहा था। जब उन्होंने अब्दुल कदीर खान साहब से गुफ्तगू की और पूछा कि कब तक पाकिस्तान एटमी ताकत बन सकता है, तो जब अब्दुल कदीर खान साहब ने उनको बताया तो ज़ियाउल हक बहुत ज़्यादा खुश हुए। तो उसी दिन उन्होंने उस लैब का नाम ERL से काटकर KRL लिख दिया गया, यानी कि डॉक्टर अब्दुल कदीर खान रिसर्च लेबोरेटरी। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और उनकी टीम जब उस मरहले में पहुंच रही थी जहां से एटम बॉम्ब सिर्फ चंद अरसे ही दूर था, तभी एक बहुत बड़ा हादसा हो जाता है। सितंबर 1981 को एक जंजला आता है जिसकी वजह से कोहोटा में मौजूद वो 4000 सेंट्रीफ्यूजेस जो कि 65,000 RPM पर घूम रहे थे, वो सारे के सारे तबाह हो जाते हैं। और सारे के सारे तबाह होने की वजह से मिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान होता है। जब ज़िया को इस चीज़ की खबर मिलती है तो वो डॉक्टर अब्दुल कदीर से रब्ता करते हैं, तो वो पूछते हैं अब क्या होगा। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब कहते हैं कि अब हमें ज़ीरो से स्टार्ट करना होगा, लेकिन इसमें हमें अब कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि अब हमें सेंट्रीफ्यूजेस को डिज़ाइन करना आ गया है। हम अब खुद अपने तौर पे सेंट्रीफ्यूजेस बना सकते हैं। फिर 1983 में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान और उनकी टीम ने 5000 के करीब सेंट्रीफ्यूजेस बना लिए। फिर दिन आता है 1984। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब कहते हैं कि हम एटम बॉम्ब बना चुके थे, यहाँ तक कि मैंने ज़िया को ये भी कहा कि हम एटम बॉम्ब बना चुके हैं, अब आप आपके कहने पर और आपके इशारे पर उसका टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि ज़िया ने ये कह के हमें इनकार कर दिया कि इस वक्त अफ़गानिस्तान में सोवियत यूनियन के साथ अफ़गानिस्तान में अमेरिका की जंग हो रही है और हम जो है उनके इत्तेहादी हैं और वो हमें बिलियंस ऑफ डॉलर प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर हम ये टेस्ट करेंगे, पहली चीज़ तो ये होगी कि वो हमें बिलियंस ऑफ डॉलर देने से इनकार कर देगा, और दूसरा नुकसान हमें ये होगा कि अगर हम एटमी टेस्ट करेंगे तो इस खित्ते में सबसे पहले अमन को बर्बाद करने वाले हम होंगे, जिसकी वजह से जितनी भी ताकतें हैं वो सारी हमारे ऊपर हावी हो जाएंगी और वो हमारे एटमी प्रोग्राम के लिए एक बहुत बड़ा खतरा होंगी। जी देखिए, हमने तो 84 में लिखकर मैंने दे दिया था जनरल ज़िया को, यदि एक हफ्ते के नोटिस हम कर सकते हैं। हमने बना लिए थे 84 में, ठीक कर सकते हैं। अच्छा, वो तो उन्होंने किया नहीं कि अफगान वार छिड़ी हुई थी। अब आप खुद हिसाब लगाएं, वो काम जो जर्मनी, नेदरलैंड और ब्रिटिश मिलके 2000 बिलियन डॉलर लगा के 20 सालों में जिन्होंने किया, वो काम सिर्फ एक शख्स ने चंद लोगों के साथ मिलके 7 सालों में कर दिखाया। ये एक मौजज़ा नहीं तो और क्या था। वो शख्स जिसको कल तक एक कराची की स्टील मिल में जॉब नहीं मिल रही थी, आज वो पाकिस्तान की एक कमाल के अदारे में काम कर रहा था। इस चीज़ की खबर दुनिया को बिल्कुल भी नहीं थी कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत बन चुका है, लेकिन ये खबर दुनिया तक तब पहुंची जब एक शख्स डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को उसके घर मिलने आया। 28 जनवरी 1987 को जब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान अपने घर E7 में मौजूद थे, तभी उनका सिक्योरिटी गार्ड उनके पास आया और उसने कहा कि बाहर एक शख्स है जिसका नाम है मुशाहिद हुसैन सैयद और वो आपसे मिलना चाहते हैं और उनके साथ एक और शख्स भी मौजूद है। तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने उनको इजाज़त दे दी। जब वो अंदर आए तो मुशाहिद हुसैन सैयद ने उस शख्स का तारुफ करवाया कि ये इंडिया का एक सहाफ़ी है जिसका नाम है कुलदीप नायर। और जब कुलदीप नायर ने डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब से गुफ्तगू शुरू की तो वो काफ़ी लंबे जो है वो टाइम तक एक दूसरे के साथ गुफ्तगू करते रहे, जिसमें उन्होंने हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हालात को देखा, जिसमें उन्होंने रिलीजियस बहस की। फिर जब उस गुफ्तगू का इख्तिताम होने लगा तो कुलदीप नायर ने कहा कि देखें, अगर आप 10 एटॉमिक बॉम्ब बनाएंगे
तो हम 100 बनाएंगे, तो आप फिर क्या करेंगे? तो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान खामोश और उन्होंने कहा कि आपके लिए सिर्फ 3 एटॉमिक बॉम्ब ही काफ़ी हैं। फिर जब कुलदीप नायर वतन वापस गया तो उसने उस सारी गपशप को जो एक चाय के ऊपर हुई थी अब्दुल कदीर खान साहब के साथ, उसने एक इंटरव्यू बनाकर लंदन ऑब्जर्वर को 20,000 पाउंड में बेच दिया। और फिर ये खबर दुनिया भर में फैल गई कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत है। और उसी दौरान, उसी अरसा के दौरान जब ये गपशप हो रही थी तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो अफवाज थी वो कहीं ना कहीं बॉर्डर के ऊपर मौजूद थी, क्योंकि इंडिया की जो फौज थी वो बॉर्डर में पाकिस्तान के बिल्कुल सामने कुछ एक्टिविटीज़ कर रही थी। इसी तरह पाकिस्तान की अफवाज बिल्कुल उस खतरे के वजह से वो भी बॉर्डर पे मौजूद थी। लेकिन जब ये खबर, इस इंटरव्यू की खबर इंडिया तक पहुंची तो उन्होंने अपनी अफवाज को वापस बुला लिया और ये जंग जो कि कहीं ना कहीं होने वाली थी वहीं पर इख्तिताम पजीर हो गई। लेकिन ये खबर जो दुनिया तक पहुंच चुकी थी कि पाकिस्तान एक एटमी ताकत बन चुका है या फिर बनने वाला है, जो छुपाई जा रही थी, वो खबर अब दुनिया तक पहुंच चुकी थी। जब अमेरिका को इस चीज़ का पता चला कि पाकिस्तान जो है वो एटमी ताकत बन रहा है या फिर बन चुका है, तो उन्होंने पाकिस्तान गवर्नमेंट के ऊपर दबाव डालना शुरू कर दिया। उन्होंने ज़िया के ऊपर दबाव डाला कि हमें बताएं कि पाकिस्तान में कोहाटा के अंदर ऐसा क्या हो रहा है जो आप हमें नहीं बता रहे। लेकिन ज़िया ने कहा वहाँ कुछ ऐसा नहीं हो रहा, आप वैसे कर रहे हैं। उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप ये कहते हैं कि कुछ भी कहीं नहीं हो रहा तो आप NPT के ऊपर साइन करें। अब NPT जो है ना एक ट्रीटी होती है जिसमें कोई भी मुल्क जो है वो ये कहता है कि आइंदा मैं किसी भी जो है वो न्यूक्लियर एक्टिविटी के अंदर या न्यूक्लियर एनर्जी या कोई भी प्रोग्राम बनाने के लिए हिस्सा नहीं लूँगा। तो जब उन्होंने कहा ज़िया को कि आप NPT के ऊपर साइन करें, तो ज़िया ने कहा देखिए हम क्यों करें, इंडिया ने भी तो एटमी ताकत बनाई है, बाकी लोगों ने भी तो बनाया है, उनसे क्यों नहीं करवा रहे? आखिर पाकिस्तान ही वो मुल्क क्यों है कि जिससे आप ये साइन करवाना चाह रहे हैं? But you won't sign that nuclear non-proliferation treaty, will you? No. Why won't you do that? John, freedom has no price. लेकिन अमेरिका को पाकिस्तान के ऊपर खासा शक था और उन दिनों ये खबरें भी फैल रही थी कि अमेरिका किसी भी वक्त पाकिस्तान के शहर कोहाटा के ऊपर हमला कर सकता है और वो पाकिस्तान की जो एटमी प्रोग्राम है उसको तबाह कर सकता है। जिसकी वजह से ज़िया तक जब ये खबर पहुंची तो ज़िया ने जो है वो सिक्योरिटी बढ़ा दी और जगह जगह जो है वो मिलिट्री को खड़ा कर दिया, यहाँ तक कि दिन रात एयरफोर्स के जो जहाज़ थे वो कोहाटा के ऊपर गर्दिश करना शुरू कर दे। फिर एक लड़का जो कि स्कूल जा रहा था वो अपनी आम रूटीन के अंदर जो है वो पत्थरों को जो है वो ठोकरें मारता जा रहा था। जब उसने एक पत्थर को ठोकर मारी तो उसने देखा कि ये पत्थर जो है वो थोड़ा सा अजीब है, उसने हाथ में उठाया। तब भी उसने उसी वक्त कोहाटा के नज़दीक ही जो एयरबेस थी पाकिस्तान की, जहाँ पर कुछ मिलिट्री के अफराद थे, उनको दिखाया कि भाई मुझे ये पत्थर मिला है लेकिन ये पत्थर लग नहीं रहा। जब उन्होंने देखा तो वाकई वो पत्थर नहीं था बल्कि वो एक कैमरा था जो कि वीडियो बना सकता था और ऑडियो को रिकॉर्ड कर सकता था। जब इस चीज़ की खबर दोबारा पाकिस्तान के ओहदेदारों या ज़िया तक पहुंची तो उन्होंने सिक्योरिटी मज़ीद बढ़ा दी और इर्द गिर्द कोहाटा की दीवारों के उन्होंने पाकिस्तान के कुछ सिविलियंस या फिर कुछ अफराद को खड़ा कर दिया जो कि वर्दी में नहीं थे, तो कि चेक कर रहे थे कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है या फिर कौन या क्या एक्टिविटी वहाँ पर हो रही है। लेकिन अमेरिका जो है वो मुसलसल ज़िया के ऊपर दबाव डाल रहा था, मुसलसल ये कोशिश कर रहा था कि किसी तरह ज़िया मान जाए कि पाकिस्तान एक एटमी प्रोग्राम पर काम कर रहा है, लेकिन ज़िया नहीं मान रहे थे। फिर उन्होंने अपने फार्मर जनरल वाल्टर को पाकिस्तान भेजा जिन्होंने ज़िया से गुफ्तगू की और कहा कि आप सच सच बता दें कि आप क्या कर रहे हैं। ज़िया ने अपनी वही जो है वो बात दोहराई कि हम कुछ नहीं कर रहे, आप बिला फिक्र हो जाए, हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे कि जो आप सोच रहे हैं कि हम कोई एटम बम बना रहे हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया, ज़िया के हाथों में कुछ तस्वीर थमाई। जब ज़िया ने वो देखा हैरान तो हुए, लेकिन ज़िया मुस्कुरा दिए। असल में वो तस्वीर जो थी वो कोहाटा की उन बिल्डिंग्स की थी जहां एटमी प्रोग्राम जो है वो चल रहा था, क्योंकि वो सैटेलाइट से ली गई अमेरिका की कुछ तस्वीर थी। तो वाल्टर ने ज़िया की तरफ देखते हुए कहा कि अगर आप कह रहे हैं कि वहाँ कुछ नहीं हो रहा तो मुझे ये बताएं कि ये सैटेलाइट से ली गई तस्वीर यहाँ ऐसा क्या हो रहा है। तो ज़िया ने कहा कुछ नहीं, बस वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्टर हो रही है और कुछ वहाँ ऐसा कोई काम नहीं है। उन्होंने ये बात कह के टाल दिया। तो जब वाल्टर वापस अमेरिका आए तो वाल्टर ने अमेरिका आके कहा कि देखें, या तो ज़िया जो है उसको बिल्कुल इल्म नहीं है कि उसके मुल्क में ऐसा क्या हो रहा है, या फिर ज़िया एक मुहिब्बे वतन झूठा है। फिर जब बेनज़ीर की हुकूमत आई तो अब्दुल कदीर खान साहब ने कहा कि आप हमें इजाज़त दें, हम अब भी न्यूक्लियर टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने इजाज़त नहीं दी। उसके बाद नवाज शरीफ की हुकूमत आई, उन्होंने भी इजाज़त नहीं दी। फिर दोबारा बेनज़ीर की हुकूमत आई, उन्होंने भी इजाज़त नहीं दी। लेकिन अगली दफ़ा जब नवाज शरीफ की हुकूमत दोबारा आई
तब हालात कुछ मुख्तलिफ थे, क्योंकि उस वक्त इंडिया जो है वो 11 और 13 मई को अपने एटमी धमाके कर चुका था। पूरे पाकिस्तान से नवाज शरीफ के ऊपर दबाव आ रहा था कि आप एटमी जो है वो धमाके करें। यहाँ तक कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी नवाज शरीफ के खिलाफ हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि अगर आप एटमी धमाके नहीं करेंगे तो अवाम आपका धमाका कर देगी। पाकिस्तान की अवाम जो है वो नवाज शरीफ को जो ऊपर दबाव डालना शुरू कर दिया कि अगर आपने एटमी धमाका ना किया तो आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। फिर जब नवाज शरीफ ने अपनी कैबिनेट की जो है वो मीटिंग बुलाई, उसने जब अपने उन मेंबरान से पूछा तो उनमें से 95% ने ये कहा कि हम न्यूक्लियर टेस्ट नहीं कर सकते। अगर हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया तो अमेरिका हमें जिंदा दबा देगा। कुछ लोग हमारे कहते थे पूछ लें, देख लें, अमेरिका नाराज ना हो जाए। कुछ लोग कहते थे एस्टेब्लिशमेंट से पूछ लें। वो कहा करते थे मियां साहब ना करना मर जावांगे। सो वो मर जाने का खौफ एक तारी था उन लोगों पर कि अमेरिका हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा अगर हमने जवाब दे दिया। और ये बात सच भी थी, क्योंकि उस वक्त के प्रेसिडेंट क्लिंटन थे, उन्होंने नवाज शरीफ को फोन भी किया लेकिन इन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिखाया। यहाँ तक कि अमेरिका के लोग ये कह रहे थे कि हम आपके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे अगर अपने ये धमाके किए, हम आपकी सारी जो अमदाद बंद कर देंगे। यहाँ तक कि जाहिद खान ने अपनी किताब जर्नी थ्रू हिस्ट्री में भी लिखा कि अमेरिका ने यह भी कहा कि अगर पाकिस्तान ने अपना एटमी प्रोग्राम चलाया तो हम पाकिस्तान को एक मिसाल बना देंगे। और उन्होंने फैसला किया पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लगाई जाए और अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर ये करारदाद मंजूर की जाए कि पाकिस्तान एटमी प्रोग्राम चला रहा है। जिस तरह हमने नॉर्थ कोरिया और ईरान के ऊपर जो है वो पाबंदियां लगाई, इसी तरह हम पाकिस्तान के ऊपर भी पाबंदियां लगाने जा रहे हैं। लेकिन एक मुल्क ऐसा था जिसने उस वक्त पाकिस्तान का साथ दिया और वो मुल्क था चाइना। उसने कहा कि अगर आपने ये करारदाद मंजूर की तो हम इसको वीटो कर देंगे। फिर यही हुआ कि अमेरिका ने जो है वो करारदाद कैंसिल कर दी। उसके बाद फिर अमेरिका ने कुछ डेलीगेशन जो है वो पाकिस्तान भेजा, जिसमें कुछ अफराद थे। उन्होंने पाकिस्तान हुकूमत को कहा, उनकी तरफ से वो एक ही रेफरेंट था कि भी ठीक है इंडिया से हमाकत हो गई है मगर आप हमाकत ये ना करें, आप अच्छा बच्चा बन रही है। उस वक्त नवाज शरीफ के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर था, क्योंकि एक तरफ तो मुल्क की जितनी भी आवाम थी वो नवाज शरीफ के खिलाफ नारे लगा रही थी कि या तो एटमी धमाके करो या फिर इस्तीफा दो। सारी पॉलिटिकल पार्टी उनके खिलाफ थी, जबकि दूसरी तरफ अमेरिका का प्रेशर था। यहाँ तक कि अब्दुल कदीर खान ने नवाज शरीफ को खत लिखा कि देखें अगर आपने एटमी धमाके ना किए तो अवाम आपको बुज़दिल समझेगी। मुझे पता लगा तो मैंने एक खत लिखा था जिसमें मैंने अर्ज किया था मेरे हिसाब से कि अगर आपने नहीं किया तो कौम कभी आपको माफ़ नहीं करेगी, आपको एक बुज़दिल वज़ीर आज़म सफ़र करेगी। पूरी दुनिया के प्रेशर के बावजूद नवाज शरीफ जो थे वो एटमी धमाके करने के लिए तैयार हो गए। जब भी कोई एटमी धमाके करने होते हैं सबसे पहले ये देखा जाता है कि जो उस पहाड़ है उसके पत्थर की डेंसिटी जो है वो कितनी है। अगर तो वो कम होगी तो वहाँ एटमी धमाके नहीं कर सकते, क्योंकि वो एटमी मवाद बाहर निकलने का खतरा होता है। अगर तो वो डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वहाँ पर धमाके किए जाते हैं। तो इसीलिए जो है वो चागी के मुकाम को सिलेक्ट किया गया और वहाँ पर धमाके करने के लिए तैयारी की गई। एटमी टेस्ट करने की सारी तैयारियां हो चुकी थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। क्योंकि उस वक्त के पाकिस्तान के फॉर्मर सेक्रेटरी शमशाद अहमद को GHQ से ये कॉल आती है कि किसी एजेंसी के बंदे ने ये बताया है कि इंडिया और इसराइल किसी भी वक्त पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के ऊपर हमला कर सकते हैं। जैसे ही उन्होंने ये खबर सुनी, उन्होंने ये खबर पाकिस्तान के जितने भी ओहदेदार थे उन तक फैला दी। और यहाँ तक कि फिर कोहाटा के अंदर जो सिक्योरिटी है उसे मजबूत कर दिया गया। एयरफोर्स के जितने भी जो जहाज़ थे वहाँ पर गर्दिश करने शुरू कर दिए। सिक्योरिटी जो थी वो बहुत ज़्यादा टाइट हो चुकी थी। उन्होंने 5 मिनट के अंदर अंदर तमाम मुल्कों को जो है वो फ़ोन खड़का दिए, जितने भी एम्बेसडर थे उनको बुलाया। यहाँ तक कि उन्होंने इंडिया की हाई कमिश्नर सतीश चंद्रा को कहा कि देखें अगर तो ये बात सच है कि इंडिया पाकिस्तान के ऊपर हमला करने वाला है तो एक बात याद रखेगा कि पाकिस्तान ऐसा हमला करेगा जिसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो अनइमेजिनेबल होगी। चाइनीज ने बता दिया कि नेतन्याहू ने कहा कि हमारा कोई ऐसा प्लान नहीं है। इंडियन हाई कमिश्नर ने भी बता दिया कोई हमारा नहीं है। इजरायली एम्बेसडर ने कह दिया नहीं ऐसी बिल्कुल कोई ऐसी बात नहीं। इस तरीके से हमें इत्मीनान हो गया। फिर वो दिन आया जब पाकिस्तान दुनिया के नक्शे के ऊपर 7वीं एटमी ताकत बन के उभरा। 28 मई 1998 पाकिस्तान ने चागी के मुकाम पर 5 एटमी धमाके किए।
पाकिस्तान के अंदर जश्न का समा था, सारे के सारे लोग भंगड़े डाल रहे थे, मिठाइयाँ तकसीम कर रहे थे कि आज हम पाकिस्तान भी एक एटमी ताकत बन चुका है। और यहाँ तक कि नवाज शरीफ के नारे लग रहे थे, नवाज शरीफ जिंदाबाद के नारे लग रहे थे और नवाज शरीफ को हीरो कहा जा रहा था, जबकि पूरी दुनिया जो थी वो पाकिस्तान के खिलाफ हो चुकी थी। उन्होंने पाकिस्तान के साथ जितनी भी ट्रेड थी उनको ख़त्म कर दिया, यहाँ तक कि अमेरिका ने पाकिस्तान की जो एड थी उसको बंद कर दिया और सारी की सारी पाबंदियाँ लगा दी, बहुत सारे सेक्शन लगाए गए। I have made it clear to the leaders of Pakistan that we have no choice but to impose sanctions pursuant to the Glenn Amendment, as is required by law. लेकिन जो जितने भी इस्लामी ममालिक थे उन्होंने पाकिस्तान को इस मौका के ऊपर मुबारकबाद दी और पाकिस्तान के इस मौका के ऊपर उनको साथ भी दिया था। 1998 के बाद अब्दुल कदीर खान जो थे वो पाकिस्तान के हीरो बन चुके थे। वो जहाँ भी जाते उनकी खूब इज्जत की जाती, वो जहाँ भी जाते उनके नारे लगाए जाते थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि 31 जनवरी 2004 को उनको उनके ओहदे से बरतरफ कर दिया गया? ऐसा क्या हुआ कि अचानक उनको अरेस्ट करने का फैसला किया गया? असल में 2004 के अंदर जब उस वक्त के वज़ीर आज़म मुशर्रफ ने अमेरिका का दौरा किया तो वहाँ पर CIA के डायरेक्टर जॉर्ज टेनेट ने मुशर्रफ से कहा कि मैं आपसे मुलाकात करना चाहता हूँ। वो एक बंद कमरे में चले गए और वहाँ उन्होंने मुलाकात की। उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो मुशर्रफ के हाथ में थमाए और कहा कि देखिए, और मुशर्रफ ने कहा कि जब मैंने उन डॉक्यूमेंट्स को देखा तो मैं हैरान हो गया और परेशान हो गया और वो ज़िंदगी का सबसे ज़्यादा शर्मनाक लम्हा था मेरे लिए। मैं उसे देख रहा हूँ सारी प्रूफ और मैंने कहा क्या बताऊँ मैं इसको, ये तो 100% प्रूफ है। अगर मुझे कोई पूछे ना ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा एम्बैरेसिंग मोमेंट मेरे ख्याल में वो ही था, क्योंकि उन्होंने कहा कि उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर अब्दुल कदीर खान के खिलाफ ऐसे इल्ज़ामात थे जिनको देख के मेरे पैरों के तले से ज़मीन निकल गई। अब उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर ऐसा क्या था कि जिसकी वजह से अब्दुल कदीर खान को अरेस्ट किया जाना था? असल में 2003 के अंदर IAEA की एजेंसी जब ईरान के एक शहर में गई तो उन्होंने जब उस फैक्ट्री को देखा जिसके अंदर 100 के करीब जो सेंट्रीफ्यूजेस थे वो इंस्टॉल किए हुए थे और 1000 के करीब जो सेंट्रीफ्यूजेस थे वो इंस्टॉल किए जाने थे। और उस एजेंसी के साथ उस वक्त अब्दुल कदीर खान का एक कोलीग भी था जो यूरेनको के अंदर अब्दुल कदीर खान के साथ काम करता था। जब उसने उन सेंट्रीफ्यूजेस को देखा तो वह हैरान हो गया, क्योंकि ये वही सेंट्रीफ्यूजेस थे जो यूरेनको के अंदर बनाए जाते थे और अब्दुल कदीर खान उनके ऊपर डिज़ाइन पर काम किया करते थे। उन्होंने तभी ये अंदाज़ा लगा लिया कि यही वो सेंट्रीफ्यूजेस हैं जो अब्दुल कदीर खान ने जिनकी ब्लूप्रिंट जो है वो ईरान तक पहुंचाए हैं। It was based upon the technology acquired by A.Q. Khan from when he was in the Netherlands. जब ईरान के साइंसदानों से पूछा गया कि आपको ये सेंट्रीफ्यूजेस कहाँ से मिले, क्या आपने खुद बनाए हैं? तो उन्होंने कहा जी हाँ, हमने ये खुद बनाए हैं। जब उन्होंने पूछा आपने कैसे बनाए तो उन्होंने कहा कि जनाब हमने नेट से कुछ चीज़ें ली, हमने किताबें पढ़ के आर्टिकल्स पढ़ के जो है ना वो सेंट्रीफ्यूजेस बना लिए हैं। लेकिन अमेरिका की जो एजेंसी थी उनको इस चीज़ का इल्म था कि ये लोग झूठ बोल रहे हैं। जब उन्होंने वहाँ के टेस्ट लिए तो उनसे दोबारा पूछा तो उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया कि ये हमने नहीं बनाए बल्कि किसी मुल्क ने हमें दिए हैं, प्रोवाइड किया, लेकिन उन्होंने किसी का भी नाम नहीं लिया। और उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर ये सबूत भी था कि 2003 के अंदर मलेशिया की एक कंपनी स्कूमी के अंदर सेंट्रीफ्यूजेस के कुछ पुर्जे तैयार किए जा रहे थे जो कि दुबई से लीबिया पहुँचाए जाने थे। और उस कंपनी के अंदर एक MI6 का एक एजेंसी का मेंबर भी था जो कि सारी की सारी जासूसी कर रहा था। जब उसको इस चीज़ का अंदाज़ा हुआ कि जो जहाज़ है वो लीबिया जाने वाला है और उसकी जो सारी की सारी मैनेजमेंट जो है वो सईद अबू ताहिर कर रहे हैं जो कि अब्दुल कदीर खान का एक बहुत ही ज़्यादा करीबी दोस्त है और श्रीलंका का रहने वाला है, तो उसने बाकी सब जितनी भी एजेंसी थी उनको अलर्ट कर दिया। जब उन एजेंसियों को इस चीज़ का इल्म हुआ तो MI6 की एजेंसी और CIA की एजेंसी उन दोनों ने मिलकर उस जहाज़ का पीछा करना शुरू कर दिया। जब उस जहाज़ के मालिक को और उस बिजनेसमैन को ये अंदाज़ा हुआ तो उन्होंने वो जहाज़ जो था जो कि लीबिया जाने वाला था वो इटली में ही उतरवा लिया। जब उनकी एजेंसियाँ वहाँ पहुँची तो उनको एक ख़ास नंबर दिया गया था जो ख़ास उसी जहाज़ का था और कम से कम 3 या 4 कंटेनर्स का था और उनके पास सिर्फ 2 घंटे थे उस जहाज़ के उन कंटेनर्स को चेक करने के। जब उन्होंने उस 2 घंटों में जहाज़ के कंटेनर खोले तो उनमें वही सेंट्रीफ्यूजेस के पुर्जे थे। जबकि दूसरी तरफ जब अमेरिका को इस चीज़ की खबर मिली कि लीबिया ये जाने वाला तो लीबिया में उन्होंने जो कज़ाफ़ी था उसके ऊपर ये फोर्स लगाई कि वो अपने एटमी प्रोग्राम जितने भी है वो ख़त्म कर दे, क्योंकि हमें इस चीज़ का पता चल चुका है कि वो अंदर ही अंदर अपने एटमी प्रोग्राम कर रहा है। फिर तभी जो है उन्होंने फैसला कर लिया कि हम अपने एटमी प्रोग्राम जो है वो शट डाउन कर देंगे। लेकिन
उन डॉक्यूमेंट्स में यह भी था कि अब्दुल कदीर खान जो थे वो नॉर्थ कोरिया गए थे और वहाँ तकरीबन 13 दफ़ा जाकर उन्होंने टेक्नोलॉजी एक्सचेंज भी किया और एटमी प्रोग्राम के हवाले से भी बहुत काम किया है। लेकिन अब्दुल कदीर खान ने इन सारे के सारे इल्ज़ामात को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि देखें, सबसे पहले अगर आप ईरान की बात कर रहे हैं, ईरान के ऊपर ने तो वैसे भी जो है वो NPT ट्रीटी के ऊपर साइन किया हुआ है, वहाँ तो वैसे भी आपकी फोर्सेस जो है वो गर्दिश करते रहती है। आप कैसे कह सकते हैं कि ईरान जो है वो पाकिस्तान से या मुझसे उसने मदद ली और सेंट्रीफ्यूजेस बनाए और एटमी प्रोग्राम जारी कर दिया। और अगर आप नॉर्थ कोरिया की बात कर रहे हैं, उस वक्त नॉर्थ कोरिया जो है वो चाइना और जापान के साथ जो है वो मिलकर काम कर रहा था और अपने साइंटिस्ट एक्सचेंज कर रहा था, तो उनको तो किसी और से टेक्नोलॉजी लेने की ज़रूरत ही नहीं थी। He said, I went 13 times to North Korea. Now everybody quotes Dr. Khan went 13 times to North Korea. I went twice with the permission of the government as a government delegation, which is on record. सारे के सारे सबूतों और इल्ज़ामात की वजह से अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर दबाव डालना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान खुद इन सारे के सारे ब्लैक धंधों में इन्वॉल्व है। उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया क्योंकि वो कहीं ना कहीं चाहते थे कि वो पाकिस्तान की एटमी प्रोग्राम को बंद कर दे, जिस तरह उन्होंने लिबिया और इराक में किया। इन सारे प्रेशर के बावजूद मुशर्रफ ने अब्दुल कदीर खान को अपने पास बुलाया और कहा कि देखो, पूरी दुनिया का प्रेशर है कि वो कह रही है कि इसमें पाकिस्तान अपने तौर पे इन्वॉल्व है और वो पाकिस्तान को इन्वॉल्व कर रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के एटमी ताकत को ख़तरा है और पाकिस्तान के वजूद को भी ख़तरा है। अगर उन्होंने पाकिस्तान के एटमी ताकत और एटमी प्रोग्राम को बंद कर दिया तो पाकिस्तान ख़तरे में पड़ सकता है। खैर, उन्होंने मुशर्रफ ने जो है वो अब्दुल कदीर खान को मज़ीद कहा कि आप इस सारा इल्ज़ाम खुद ले लें। मुशर्रफ ने यह कहा कि अब्दुल कदीर खान जो है वो मेरे घुटनों में गिर गए, रोने लग गए और मुझसे माफ़ी मांगने लग गए और कहा कि मुझसे गलती हो गई। डॉक्टर कदीर ने आपके घुटनों को हाथ लगाया? यस। रोते हुए? अच्छा, आंसू से। क्या कहा? मैंने कहा कदीर साहब, डोंट एम्बैरेस मी। एक आदमी रो रहा है और मेरे घुटनों को हाथ लगा रहा है, तो मैंने क्या उसको प्रेशराइज करना। खैर, इसके बारे में दोनों की राय जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों जो है वो पाकिस्तान का भला चाहते थे। दोनों को पता था कि अगर पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम आया तो पाकिस्तान की एटमी प्रोग्राम बंद हो सकता है। खैर, अब्दुल कदीर खान ने सारे के सारे इल्ज़ामात अपने ऊपर लेने का फैसला कर लिया। उनको पता था अगर ये इल्ज़ामात मैं अपने ऊपर नहीं लूँगा तो पाकिस्तान का वजूद खतरे में पड़ जाएगा, पाकिस्तान का एटमी प्रोग्राम खतरे में पड़ जाएगा। 4 फरवरी 2004 को उनको PTV के एक हाउस में ले जाया गया, जहाँ पर उनका जो है वो बाकायदा वीडियो बना के पूरी दुनिया में फैलाई जानी थी। मुशर्रफ ने पहले ही वहाँ लोगों को कह दिया था कि आपने जैसे ही उनकी वीडियो रिकॉर्ड करें, आपने फ़ौरन अपलोड नहीं करनी, बल्कि कुछ अरसे बाद कुछ वक्त लेके अपलोड करनी है। कहीं जो अब्दुल कदीर खान है ये अपनी तरफ से कुछ उगल ना दे। लेकिन अब्दुल कदीर खान साहब ने वहाँ पर एक बड़ी कमाल की चालाकी की। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि मुझे नोट्स पे लिखिए दिया जाए ताकि लोगों को पता चले कि जो अब्दुल कदीर खान कह रहा है वो अपने मुंह से नहीं बल्कि उस पड़ी हुई रसीद से कह रहा है, उस कागज़ से कह रहा है जो उससे कहलवाया जा रहा है। खैर, अब्दुल कदीर खान ने वो कागज़ अपने सामने रखा, जो कि वीडियो भी आपके सामने होगी, और उस कागज़ के ऊपर देख के सारा कुछ पढ़ दिया कि सारा कुछ मैंने किया है, सारा इल्ज़ाम जो है वो मैंने अपने ऊपर ले रहा हूँ। In my interviews with the concerned government officials, I was confronted with the evidence and the findings, and I have voluntarily admitted that much of it is true. और 5 फरवरी को अब्दुल कदीर खान को, जो मुशर्रफ है, उन्होंने माफ़ीनामा जारी कर दिया कि हम इनको माफ़ करते हैं। तो पूरे अमेरिका ने अब दबाव डालना शुरू कर दिया कि आपने ऐसा क्यों किया, आप अब्दुल कदीर खान को हमारे हवाले करें, हम इससे इन्वेस्टिगेशन करना चाहते हैं। लेकिन मुशर्रफ जानते थे कि उस वक्त पूरा पाकिस्तान अब्दुल कदीर खान को हीरो मान चुका है। अगर मैंने अब्दुल कदीर खान को इनके हवाले किया तो पूरा पाकिस्तान मुझे नहीं छोड़ेगा, मेरा तख्ता पलट दिया जाएगा। लेकिन मुशर्रफ ने यहाँ पर एक चालाकी खेली। उन्होंने अब्दुल कदीर खान को उनके हवाले तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने अब्दुल कदीर खान को हाउस अरेस्ट करने का फैसला कर लिया। 2004 की शाम राजा अरशद महमूद अब्दुल कदीर खान के जो है E7 घर के अंदर जो है बैठे उनके साथ चाय पी रहे थे। तभी एक शख्स बाहर से वर्दी में आता है और वो आते ही अब्दुल कदीर खान को सल्यूट करता है और कहता है कि सर, मैं आपको हाउस अरेस्ट करने आता हूँ। अब्दुल कदीर खान साहब ने उनकी तरफ देखा और कहा ठीक है आप बैठें, और उनको एक चाय का कप दिया और उनका हाल अहवाल पूछना शुरू कर दिया। तो डॉक्टर साहब ने से कहा कि आप बैठें, आप चाय का कप पिए। पहले उसको चाय पिलाई, हमने भी चाय पी। फिर उनको जो है वो वहाँ पर हाउस अरेस्ट कर दिया गया।
जैसे ही अब्दुल कदीर खान को हाउस अरेस्ट किया गया, पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो प्रोटेस्ट किया गया। लोगों ने कहा कि आप हमारे हीरो को अरेस्ट कैसे कर सकते हैं, उन्होंने उल्टा पाकिस्तान के लिए काम किया है, पाकिस्तान की हिफाजत के लिए काम किया है। लोगों ने जो है वो नारे लगाना शुरू कर दिए, यहाँ तक कि अब्दुल कदीर खान को 14 महीनों तक अपनी फैमिली से को मिलने तक नहीं दिया जा रहा था। और जब उनकी बेटी बाहर से अपने अब्बू को मिलने के लिए पाकिस्तान आई तो उनको वापस जहाज़ में बिठा के वापस डाल दिया गया और कहा कि आप यहाँ से चले जाएं। फिर 14 महीनों के बाद उनकी बेटी जब कहती है कि मैंने अपने वालिद को देखा, तो कहती है यकीन करें जब मैंने उनको देखा तो हैरान हो गई और रोने लग गई, क्योंकि जब मैंने उनको देखा तो वो बिल्कुल लग ही नहीं रहे थे कि मेरे वालिद हैं। उनकी आंखें सूजी हुई थी, उनकी जो जिल्द थी वो लटकी हुई थी, क्योंकि उससे पहले जो थे वो बिल्कुल खुशहाल थे, बिल्कुल तंदुरुस्त थे। लेकिन हाउस अरेस्ट के बाद उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। And I was shocked, just completely shocked at how much he'd aged. He was old, he was, you know, he used to be a healthy man, he was strong, he was tall. When I saw him that time, he was hunched over, he was skinny, he was just very frail. He was not the father that I remembered seeing. आपके हाउस अरेस्ट के बावजूद भी 2007 में अमेरिका, यूरोपियन और बहुत सारी एजेंसियां जो थीं वो अब्दुल कदीर खान से बात करना चाहती थी और उन्होंने हुकूमत से भी कहा कि हमने अब्दुल कदीर खान से कुछ सवालात करने हैं। लेकिन उस वक्त के वज़ीर आज़म शौकत अजीज़ ने सख्ती से कहा कि हम ये केस अब बंद कर चुके हैं, हम मज़ीद इसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाहते। पूरी दुनिया जो थी वो अब्दुल कदीर खान साहब की मांग कर रही थी। सारे कह रहे थे कि अब्दुल कदीर खान को हमारे हवाले किया जाए, लेकिन उस वक्त भी अब्दुल कदीर खान एक जुमला कह रहे थे कि मैंने जो किया पाकिस्तान के लिए किया, मैंने जो किया यहाँ के लोगों के लिए किया, मैंने जो किया मुझे उसके ऊपर फ़ख्र है, मेरी कौम को फ़ख्र है। मैं खुदा की कसम उठा के कहता हूँ कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया, मैंने जो किया इस मुल्क की भलाई के लिए किया। लेकिन इसके बावजूद भी उनके ऊपर बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए गए कि उन्होंने बाहर बहुत सारी प्रॉपर्टी बनाई, ब्लैक धंधे किए, उनके पास बहुत पैसे हैं। अगर उनके पास इतने पैसे हैं तो वो कहते हैं कि हमारा तो गुजारा बड़ी मुश्किल से होता है, यहाँ तक कि जो हमें पेंशन दी जाती है उससे हम सादा खुराक खरीद सकते हैं या फिर सादा कपड़े पहन सकते हैं। ना मकान है, ना अकाउंट है, ना कुछ है। फाइनेंशियली बहन भाइयों से ले लेके गुजारा कर रहे हैं। यानी गद्दार जो खुद गद्दार मुल्क को बेच दिया, पाकिस्तानी को बेच के पैसे लिए, वो मुहिब वतन है और हम गद्दार हैं। उन्होंने कहा कि अगर मैं बाहर होता तो मैं वहाँ पर अपना मुस्तकबिल बना सकता था, मैं वहाँ पर अरबपति बन सकता था, मेरा वहाँ पर बहुत ज़्यादा मुस्तकबिल था। लेकिन नहीं, मैं 74 के बाद यहाँ आया क्योंकि मुझे पता था कि पाकिस्तान खतरे में है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं उस वक्त यूरेनियम की एनरिचमेंट ना करता तो शायद पाकिस्तान क़यामत तक एटम बम बना ही ना पाता। जब उनसे ये पूछा गया कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, ये सारी जो है वो आपकी कौम है, आपके लोग हैं, ये सारे आप ही के तो हैं, तो उन्होंने कहा कि देखें मुझे लोगों से कोई नाराज़गी नहीं है, लेकिन मुझे नमक हरामों से और एहसान फरामोशों से नाराज़गी है। उन्होंने मुल्क के लिए तन्हाई की ज़िंदगी कबूल करते हुए अपनी ज़िंदगी गुजारी। वो कहते हैं कि जब मैं हाउस अरेस्ट था तो मैं रोज़ाना सुबह जल्दी उठकर नमाज़ पढ़ा करता था और उसके बाद अपने स्टाफ के लिए चाय बनाता, बिल्लियों को खाना खिलाता, कुरान पाक पढ़ता और वो भी 1 घंटा, और तर्जमे के साथ उसकी तलावत करता था। फिर वॉकिंग करने के लिए बाहर चला जाता, अक्सर बाहर लोग मिल जाते और वो ऑटोग्राफ और तस्वीरें वगैरह बनाते। अगर गर्मी होती तो अपनी बेगम के लिए लस्सी बनाता, अगर सर्दी होती तो गर्म चॉकलेट बनाता और हमेशा अपनी बीवी के साथ हर काम में हाथ बटाता था और खाना तो ऐसा बनाता कि सब उंगलियां चाटते रह जाते। और वो बताते हैं कि एक दफ़ा जब वो बेल्जियम में रहते थे तो उनके पीएचडी के एक प्रोफेसर जब उनसे मिलने आए घर तो उन्होंने कहा कि आज आपके यहाँ मेरी दावत है तो आज मैं खाना खाने आया हूँ, मैंने सुना है कि आप जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त खाना बनाते हैं। अब्दुल कदीर ने कहा जी ज़रूर, क्यों नहीं, मैं ज़रूर खाना बनाऊंगा और आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। जब अब्दुल कदीर खान साहब खाना लेके आए और मेज़ के ऊपर रखा और उन्होंने वो खाना खाया तो प्रोफेसर ने कहा कि अब्दुल कदीर तुमने 7-8 साल तो अपनी ज़िंदगी के ऐसे ही ज़ाया कर दिए, अगर तुम एक रेस्टोरेंट खोल लेते तुम 1 करोड़पति होते। जब वो घर में कैद थे तो वो कहते हैं कि मैं कोई भी नमाज नहीं छोड़ता था, यहाँ तक कि मैं 8 नमाजें पढ़ता था। लेकिन अल्लाह ताला का शुक्र है कि हम सब पूरा घर हमारे 5 वक्त के नमाजी हैं। मैं 8 नमाजें पढ़ता हूँ रोज़ माशाअल्लाह। मैं इशराक भी पढ़ता हूँ, मैं चाश भी पढ़ता हूँ, मैं तहज्जुद भी पढ़ता हूँ, मैं कलाम मजीद की तिलावत भी करता हूँ सब कम से कम 45 मिनट।
उन्होंने ये भी कहा कि हमारी कौम की सबसे बड़ी नाकामी ये है कि हम अपने मजहब से दूर हो चुके हैं, हम अपने हीरोज़ को भुला चुके हैं और यही वजह है कि हम नाकाम हैं। नज़रबंदी के बाद उनके ऊपर बहुत सारी सख्तियाँ की गईं। उनको अपनी बेटियों से, रिश्तेदारों से मिलने नहीं दिया जाता था, उन पर बहुत सारी पाबंदियाँ लगाई गई, उनको गद्दार कहा जाने लग गया। वो जब भी अदालत में जाते ये अपील लेके कि मुझे रिहा कर दिया जाए तो उनको बिल्कुल भी नहीं रिहा किया जाता और उनकी एक नहीं सुनी जाती। ऊपर से सारी सियासी पार्टियां उनका नाम लेकर वोट मांगती रहती और झूठी हमदर्दी दिखाती रहती। खैर 2009 के अंदर उनको रिहा कर दिया गया। जिस पर अमेरिकी हुकूमत बहुत ही ज़्यादा बरहम हुई। यहाँ तक कि ओबामा ने कहा कि अब न्यूक्लियर फैलाव का जो रिस्क है वो दोबारा से बढ़ जाएगा। जैसे ही उनको रिहाई मिली तो वो घर आए। उन्होंने कहा कि अब मैं अपनी पूरी ज़िंदगी पाकिस्तान में तालीम के लिए वक्फ कर दूंगा और पूरे पाकिस्तान को एक ऐसी तालीम दूंगा कि पाकिस्तान जो है वो दुनिया के नक्शे पर उभरेगा। उन्होंने अपने पुराने दोस्तों के साथ मिलकर बहुत सारे स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियाँ खोली। उन्होंने पाकिस्तान में बहुत सारी लाइब्रेरीज बनाई। वो एक सच्चे मुहिब्बे वतन थे। वो गरीबों की मदद और आवाम की, पाकिस्तानियों की ज़िंदगियों में हकीकी फ़र्क लाने पर यकीन रखते थे। अब्दुल कदीर खान हॉस्पिटल ट्रस्ट के जरिए उन्होंने हजारों पसमानदा लोगों को मुफ्त और सस्ती सेहत की सहूलियात फराहम की। तालीम के मैदान में भी उनकी काविशें काबिल तारीफ थी, जहां उन्होंने नई नस्ल के साइंसदानों और इंजीनियरों की तरबियत के लिए अदारे कायम किए। पाकिस्तान की इस तरह की शानदार खिदमत के लिए उन्हें बहुत सारे एजाज़ात से भी नवाजा गया। उनमें सबसे ज़्यादा नुमाया निशान इम्तियाज़ है जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल एजाज़ है और वो वाहिद इंसान है जिन्हें ये एजाज़ 2 मरतबा दिया गया और 1999 में उनको हिलाल इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। उन्होंने तकरीबन 200 से ज़्यादा आर्टिकल जो है वो पब्लिक कर चुके हैं। उनके ऊपर 10 से ज़्यादा किताबें लिखी जा चुकी हैं। उनके ऊपर हज़ारों आर्टिकल्स लिखे जा चुके हैं। उन दिनों जब अब्दुल कदीर खान अपने घर से बाहर जाया करते थे तो बहुत सारी एजेंसियां जो थी वो अब भी उनके पीछे थी और उनके दोस्त अक्सर उन्हें कहा करते थे कि आप इस तरह बाहर ना जाया करें, आपकी जान को खतरा हो सकता है, तो आप बुलेट प्रूफ कार के अंदर जाया करें। तो अब्दुल कदीर खान साहब उनको कहा करते थे, देखो या तो तुम्हारा ईमान पुख्ता है या फिर तुम बेईमान हो। इससे मुझसे जाएगी बाहर निकलने का खतरा। मैंने कहा कि या तो तुम्हारा ईमान पुख्ता है या तुम फिर बेईमान हो। तो अगर तुम ये सोचने लगोगे जी मैं बुलेट प्रूफ में बैठ के जाऊंगा तो बच जाऊंगा, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि तुम्हारी मौत का वक्त और जगह मैंने मुकर्रर कर दी है। सूरत तगाबुन में कि मा असाबा में मुसीबत इल्ला बिइज़्निल्लाह, कि मेरी मर्जी के बगैर तुम्हारा कोई बाल बिका नहीं करता। तो फिर आपका ईमान पुख्ता है कि भाई आप अगर क्या जो लोग बैठे होते हैं घर के अंदर वो नहीं मर जाते। 2012 में पाकिस्तान के बिगड़ते हुए हालात की वजह से अब्दुल कदीर खान साहब ने अपनी एक सियासी पार्टी बनाई, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान। अब्दुल कदीर खान साहब ने एक्सप्रेस ट्रिब्यूट को इंटरव्यू देते हुए कहा कि पार्टी बनाने का मकसद पाकिस्तान की यूथ को जगाना था कि किसको वोट देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए। ये बताना था कि पाकिस्तान की बका किस में है। उन्होंने कहा कि मैं आज तक अपनी पार्टी को टीवी पर या फिर कहीं भी उसकी मशहूरी नहीं की, क्योंकि हमारे पास पैसे ही नहीं होते थे। 2013 के इलेक्शन में उनकी पार्टी ने तकरीबन 76,000 के करीब वोट हासिल किए। उसके बाद उन्होंने अपनी पार्टी को जो है वो खैराबाद कह दिया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में बहुत ज़्यादा जिस्मानी और ज़हनी तकालीफ का सामना था। वो एक लंबे अरसे से बीमारियों में मुब्तला थे। उनकी बीमारियों में सांस का ना आना, फेफड़ों की बीमारी, दीगर संगीन बीमारी शामिल थी, जिसकी वजह से उनकी हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही थी। उनकी मज़ीद हालत तब ख़राब हुई जब अगस्त में उनका कोरोना का टेस्ट जो था वो पॉजिटिव आ गया, जिसकी वजह से उनकी सांस लेने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होने लगी। उनको वेंटिलेटर पर रखा जाने लगा। उन दिनों उनके इंतकाल की खबरें भी जो थी वो गर्दिश कर रही थी, लेकिन अब्दुल कदीर खान साहब ने एक वीडियो बयान में कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप यकीनन अफवाहें सुन के परेशान होंगे। मुझे भी कल से बहुत फ़ोन आ रहे हैं, वो मेरे बारे में बुरी बुरी खबरें लगाते हैं कि जी बीमार हो गया, और ये भी लगाया कल कि जी वो फौत हो गया। ऐसी कोई बात नहीं। अल्लाह पाक का हज़ार हज़ार शुक्र है कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, हयात हूँ। आखिरी दिनों में जब वो वेंटिलेटर पर थे तो उनके मुंह से बहुत ज़्यादा खून आया करता था। वो कहते हैं कि डॉक्टर उनको ऑक्सीजन लगा देते और कभी वो खुद सांस ले लिया करते थे। अब्दुल कदीर खान साहब ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में उस वक्त की हुकूमत से शिकवा भी किया। उन्होंने कहा कि उस हालत में भी कोई भी उनसे मुलाकात के लिए नहीं आया। ये इस बात की तरफ इशारा करता है कि उनकी ज़िंदगी की इख्तितामी लम्हे इंतहाई
बहुत ही ज़्यादा तकलीफ दे थे। उनके दिल में एक दर्द का एहसास था कि उनकी खिदमत और कुर्बानियों के बावजूद उनको तन्हा छोड़ दिया गया। लेकिन एक शख्स ऐसा था जो अब्दुल कदीर खान साहब को उनके घर मिलने भी जाया करते थे, और वो था वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह। अब्दुल कदीर खान साहब ने वज़ीर आला सिंध को खत भी लिखा और उनका शुक्रिया भी अदा किया। वो खत ये था। 4 अक्टूबर के इस खत में इन्होंने कहा कि शुक्रिया मेरे सूबे के वज़ीर आला, आपने मुश्किल घड़ी में मुझे याद रखा। लेकिन उन्होंने शिकवा भी किया कि वज़ीर आला सिंध के अलावा वफाक, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के किसी भी मुंतखब नुमाइंदे ने उनको पूछा तक नहीं। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान अपनी सारी परेशानियों, सारी तकालीफ और सारे दर्दों को अपने दिल में लिए 10 अक्टूबर 2021 को वफात पा गए। कि गुजर तो खैर गई है तेरी हयात कदीर, सितम ज़रीफ मगर कूफियों में गुजरी। ठाने यूसुफ जई हैं और हमारे खून में मिलावट नहीं है। डॉक्टर साहब, जिंदगी में किसी बात का पछतावा भी है? इस कौम के लिए काम करने का। आपकी वफात पर मुल्क भर में सोग मनाया गया। वज़ीर आज़म, सदर और दूसरे तमाम लोगों ने अफसोस का इजहार किया और मुकम्मल सरकारी एजाज़ के साथ आपको तदफीन करने का ऐलान किया गया। लेकिन यहाँ मैं आपको एक बात बता दूँ, उन्होंने अपनी वफात से चंद दिन पहले एक पैगाम जारी करवाया था, और वो पैगाम ये था कि इलाज जारी है, गुनाहगार हूँ, दुआएं मग़फ़िरत करता रहता हूँ। आप सबसे दरख्वास्त है कि मेरी सेहत याबी की दुआ करें, और मेरी वफ़ात के बाद पूरे पाकिस्तान के हर शहर, हर गांव, हर गली कुचे में आप मेरे लिए एक नमाज जनाजा पढ़ें और दुआएं मग़फ़िरत भी करें। मैं दिलो जान और खून पसीने से इस मुल्क की खिदमत की है, जो कहा गया उस पर अमल किया, कोई गलत काम नहीं किया, और ना ही मेरे मुहिब्बे वतन साथियों ने कोई गलत काम किया। मेरा अल्लाह मेरा गवाह है। मैं जब जहाँ चाहता चला जाता, खरबपति बन जाता, लेकिन मुझे पाकिस्तान अजीज़ था, आप अजीज़ थे। आपकी हिफाजत और सलामती मेरा फ़र्ज़ था। मैं दिसंबर 1971 को कभी नहीं भुला सका। वस्सलाम, तालिबे दुआ डॉक्टर अब्दुल कदीर। आपके इस पैगाम के बावजूद पाकिस्तान हुकूमत का कोई भी आला ओहदेदार आपके जनाजे तक में शरीक नहीं हुआ, सिवाय वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के, जिनको आपने खत भी लिखा था। जबकि दूसरी तरफ हिंदुस्तान साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कलाम का जब इंतकाल हुआ तो पूरा हिंदुस्तान एक सफ में खड़ा था, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सब अफसुर्दा थे। हिंदुस्तान के बड़े बड़े ओहदेदार उनके फनरल में शरीक हुए, यहाँ तक कि प्राइम मिनिस्टर मोदी भी, जिन्होंने झुककर अब्दुल कलाम को सलाम किया, क्योंकि वो अपने हीरोज़ की कदर करते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमारी कौम, हमने शुरू ही से अपने हीरोज़ की कदर नहीं की, चाहे वो कायदे आज़म हो, चाहे वो फातिमा जना हो या जुल्फ़कार अली भुट्टो। हम अपने हीरोज़ को खा जाते हैं। एक बात याद रखिएगा, जो कौम अपने हीरोज़ को भूल जाती है, नाकामी उस कौम का मुकद्दर बन जाती है। अल्लाह ताला हम सबको हदायत दे और हम सबको अपने हीरोज़ की कदर करने वाला बनाए। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।